नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम लेकर आए हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज की सुर्खियों में बना हुआ टॉपिक क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या हैं इसके फ़ायदे और क्या हैं नुकसान, जानेंगे एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें, वो भी शॉर्ट में, आसान भाषा में। बने रहिए वीडियो के अंत तक, लीजिए पूरी जानकारी और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या भारत में हर धर्म, जात और समुदाय के लिए एक ही नागरिक कानून होना चाहिए? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या शादी, तलाक, संपत्ति और विरासत के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ होना सही है? तो ये सबसे बड़े जो मुद्दे हैं दो, हर जात धर्म के लिए कानून एक होना चाहिए या फिर हर जात समुदाय के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए। फिर UCC की हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? क्या हमारे यहाँ UCC लागू नहीं है? तो इस पे छोटी सी हम जानकारी दे देते हैं। सिर्फ पर्सनल लॉ ही अलग हैं और बाकी सभी जितने भी कानून हैं, जैसे BNS हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माल विक्रय अधिनियम हो गया, ये सभी UCC के तहत आते हैं। ये किसी भी जात, समुदाय या धर्म के आधार पर बटे हुए नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ ही UCC के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे हिंदू यदि शादी कर रहा है तो उसके लिए अलग विधि है, हिंदू मैरिज एक्ट है। मुस्लिम शादी करता है या तलाक लेता है तो उसके लिए शरीयत लॉ है। क्रिश्चियन के लिए अलग विधियां हैं। सिर्फ पर्सनल लॉ की ही बातें हो रही हैं। तो उसके पहले बहुत सारी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पर्सनल लॉ पर अभी एक जैसी विधि नहीं है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन ये एक तरह से तलाक लेना चाहें तो सबके लिए अलग अलग विधियां हैं, या उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग विधि। कोई एक जैसी विधि नहीं है जिसके इस हिसाब से सबको बांटा जा सके। बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां अलग अलग समुदाय के, अलग अलग संप्रदाय के लोग रह रहे हों, वहां एक मुश्किल कार्य भी हो जाता है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि सरकार को चाहिए, राज्य को चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, बात करते हैं UCC की। फिर सबसे पहले हम UCC क्या है, तो इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। मतलब ऐसा लॉ जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो या पारसी हो, सब पे क्या हो, समान रूप से लागू हो। जैसे हमारा BNS या IPC कह लीजिए, यदि हिंदू हत्या करे तो उसके लिए वही सज़ा, मुस्लिम करे तो वही सज़ा, और यदि ईसाई करे तो सबके लिए एक जैसी सज़ा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसको कहते हैं UCC या यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे हम कानूनों की मांग करते हैं, लेकिन जहां पर पर्सनल लॉ की बात आती है तो वहां पर एक मत, एक कानून नहीं है, सबके अलग अलग हैं। यदि उत्तराधिकार की बात करें तो वहां पर भी कानून अलग अलग देखने को मिलते हैं। कहीं पर स्त्रियों के अधिकार मारे गए हैं, कहीं पर ज़्यादा दिए गए हैं, कहीं पर पुरुषों के अधिकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि ये सिविल लॉ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यही बात करता है कि सबको समान अधिकार हो, हर नागरिक क्या है, राज्य के लिए एक समान हो, सबको एक जैसा दर्जा मिले। फिर इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति जैसे मामलों में एक समान कानून हो, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों। कहने का मतलब है किसी भी जात या धर्म से आप बिलोंग करते हैं, सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे हिंदू शादी एक कर सकता है, मुस्लिम में 4 शादियां मान्य है। जब सिविल कोड आया जाएगा तो सबके लिए एक जैसा नियम होगा। यदि कानून आ गया एक शादी सबके लिए मान्य है तो एक ही शादी सबके लिए मान्य होगी। कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, दूसरी शादी करेगा तो क्या होगा, क्राइम होगा। यह पर्सनल लॉ की जगह लेगा और वर्तमान में धर्म के आधार पर अलग अलग है। जैसे हिंदू लॉ में अलग है, मुस्लिम लॉ में अलग है, ईसाई पारसी लॉ में अलग है। जब ये आ जाएगा
तो सब में क्या होगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी को विशेष प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में बात करते हैं संविधान में यूसीसी का प्रावधान है क्या, तो बात करते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो अनुच्छेद 44 हमें क्या बताता है, राज्य यह प्रयास करेगा कि भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। मतलब राज्य ये प्रयास करेगा कि एक जैसी विधि लागू करे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आप जानते ही बाध्यकारी नहीं है, इनका इन्फोर्समेंट इतना नहीं है कि जरूरी ही है कि राज्य करे ही करे, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है राज्य की कि वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। लेकिन यदि आम जनता नागरिकों की डिमांड है तो कोशिश जरूर राज्य करेगा कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन यहाँ पर जब यूसीसी की लागू करने की बात आती है तो किसी को नुकसान और किसी को फायदा होता है, इसीलिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि जल्द से जल्द कोई राज्य लागू कर दे। यह बाध्यकारी नहीं लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यह अब समय की मांग है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई निर्णयों में कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून बनने चाहिए। अब एक समान कानून बनने के फायदे ये भी हैं कि लॉ बहुत कम पड़ जाएंगे, सबके लिए एक लॉ होगा तो जो विधि वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, इनको भी आराम मिलेगी और लोगों को न्याय में पारदर्शिता मिलेगी और आम नागरिक को भी लॉ समझने में आसानी रहेगी। ऐसे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से लॉ में हमको क्या मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉ है। हिंदू अपने ही लॉ नहीं समझ पाता, मुस्लिम अपने नहीं समझ पाता। जब एक जैसा लॉ होगा तो सबको आसानी होगी। फिर चैप्टर 3 है यूसीसी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1947 संविधान सभा में बहस, लेकिन धार्मिक विविधता के कारण लागू नहीं किया गया। इसकी चर्चा 1947 से चल रही, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में धार्मिक विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं तो लागू करने में हमेशा परेशानी आई। फिर 1950 में आर्टिकल 44 जोड़ा गया और ये डाल दिया गया कि राज्य कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, समान नागरिक संहिता लाए। लेकिन तब से लेकर आज तक राज्य कोशिश ही कर रहे हैं, अभी तक ला नहीं पाए। फिर 1985 में शाहबानो केस के वाद में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भरण पोषण की मांग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उस समय सुर्खियां बटोरी थी, आज भी ये सुर्खियों में रहता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भरण पोषण की मांग की गई थी, लेकिन वहाँ पर शाहबानो को नहीं मिला था, तो इनको भरण पोषण के लिए सीआरपीसी का रुख करना पड़ा था, क्योंकि सीआरपीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। फिर 1995 में ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट लगातार यूसीसी की विचार करता रहा। फिर 23-24 में उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट लागू किया गया। फिर चैप्टर 4 में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। शाहबानो केस, मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भरण पोषण देने का आदेश, ये सीआरपीसी में भी बताए थे, मिला था 125 में, लेकिन पर्सनल लॉ के थे, इनको भरण पोषण नहीं मिला था, तो इस पर संसद में भी बहुत चर्चा हुई। फिर संसद में चर्चा होने के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट पारित किया और इस फैसले को पलट दिया, क्योंकि सरकारों को चाहिए होता है वोट बैंक, तो सरकारें बहुत ज़्यादा जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो जनता जैसा चाहती है वैसा ही सरकारें करती हैं। फिर दूसरा केस है सरदा मुदगल केस। 1995 में यह केस आया था। एक हिंदू पुरुष ने मुस्लिम बनकर दूसरी शादी की, क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी और दूसरी शादी हिंदुओं में क्या होता है, अपराध होता है, तो उसने पहले धर्म कन्वर्ट किया, मुस्लिम बना, उसके बाद में उसने दूसरी शादी की। तो कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की कमी से ऐसे धोखे होते हैं। यदि यूसीसी होता तो शायद जो हिंदू था वो मुस्लिम बनकर दूसरी शादी करने की कोशिश ना करता। फिर तीसरा मामला है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। व्यभिचार कानून को रद्द करते हुए कोर्ट ने यूसीसी पर टिप्पणी की, एक समान कानून
आवश्यक है। जोसेफ साइन का मामला तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से कि ये व्यभिचार से संबंधित था, जिसमें कई धाराएं, वो धारा 497 रद्द की गई थी। फिर सेक्शन 5 पक्ष और विपक्ष में तर्क, यूसीसी के पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष में क्या तर्क हैं। तो समर्थन में बात करते हैं, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है यूसीसी, महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। जब एक समान कानून होंगे तो एक जैसी राष्ट्र भावना बनेगी और एकता और अखंडता देश की मजबूत रहेगी। कानून का सरलीकरण, एक ही नियम सब पर लागू, मतलब जब एक कानून होगा तो कानून क्या होगा, पढ़ने में भी आसान होगा और अप्लाई करने में आसान होगा। फिर यूसीसी के विरोध में बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। यदि इसके विपक्ष में तर्क दें तो जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे फंडामेंटल राइट में, इसका उल्लंघन माना जाएगा। अल्पसंख्यकों की पहचान को खतरा माना जाएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह व्यवहारिक नहीं है। जो भारत क्या है, एक विविधताओं भरा देश है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये व्यवहारिक नहीं माना जाएगा। ये इसके विपक्ष में तर्क हैं, लेकिन राज्य अपनी तरफ से फिर भी कोशिश करेगा। चौथा है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग की आशंका, कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो हमारी पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं, इसको दुरुपयोग भी कर सकते हैं। फिर चैप्टर 6 की बात करते हैं, सेक्शन 6 की, उत्तराखंड में यूसीसी लागू। फरवरी 2024 उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया। इसमें समान विवाह और तलाक कानून, गोद लेने और संपत्ति अधिकारों में समानता, बहुविवाह और हलाला पर रोक लगाई गई है। और अन्य राज्य जैसे गुजरात, आसाम, मणिपुर आदि भी यूसीसी लागू करने की दिशा में है, विचार बना रहे हैं। जल्द ही इन राज्यों में लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य जो हैं बराबर प्रयास कर रहे हैं कि यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन अभी सेंट्रल सरकार की तरफ से कोई भी पहल शुरू नहीं की गई। सेंट्रल सरकार यदि यूसीसी लाए तो पूरे देश में एक साथ सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। फिर चैप्टर 7 की बात करते हैं, यूसीसी के मुख्य मुद्दे क्या हैं। ड्राफ्टिंग की पारदर्शिता, सभी समुदायों को शामिल करना जरूरी है। यदि आप करना चाहते हैं यूसीसी लागू तो सभी समुदाय उसमें क्या हो, एक मत हो। महिलाओं के अधिकार, उद्देश्य होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार भी बराबर मिले, तभी लागू करने का फायदा होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप, कानून को धर्म के ऊपर रखना होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप में क्या है, जब हम लागू करेंगे तो कानून क्या होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। जब तक ये पर्सनल लॉ चलेंगे तब तक धर्म क्या रहेगा, ऊपर रहेगा और कानून नीचे रहेगा। जब यूसीसी आ जाएगा तो कानून ऊपर हो जाएगा, धर्म नीचे हो जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी कानूनी रूप से होंगी, लॉ के अकॉर्डिंग होंगी। फिर संवैधानिक मान्यता, फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से टकराव नहीं होना चाहिए। अब जो टकराव नहीं होगा तो यूसीसी लाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर निकलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है इसका, यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि समानता, एकता और नागरिक अधिकारों की नींव है। अगर इसे सही नियत और सभी समुदायों की सहमति से लागू किया जाए तो यह भारत की कानूनी और सामाजिक क्रांति साबित हो सकता है। सवाल यह नहीं कि यूसीसी लागू किया जाएगा या नहीं, सवाल है कि उसे कैसे, किन शर्तों और किस भागीदारी से लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले सरकार को, राज्य को करना ये होगा कि जनता को एक मत करे, वो चाहे फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो। जब तक आम नागरिक एक मत नहीं होगा, उसके फायदा उसको नहीं मिलेंगे, अवेयरनेस उनको तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो अपने पर्सनल लॉ के तहत ही सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ में उनकी धार्मिक मान्यताएं शामिल होती हैं। जबकि यूसीसी जब आएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के या ईसाई के ही धार्मिक संस्कार मिटेंगे। हिंदू, मुस्लिम जितने भी धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं से टकराएंगी और उनको एक जैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं होंगी
ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का यही था टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आप यूसीसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, एक मोटिवेशन हमको मिलेगा कि हाँ हम चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। और दोस्तों को शेयर करिए। और ये चाहते हैं किसी इसी प्रकार के मुद्दे पे बात करना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आप तक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी यूट्यूब जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों तक अच्छी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।